श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है कि यदि हम वाहन खरीदते हैं तो उसके लिए शुद्ध समय कौन सा होना चाहिए जब हम वाहन की डिलीवरी लें। तो इसका विचार कृष्णमूर्ति पद्धति की ज्योतिष है उसके आधार पर बताएंगे। एक बार पहले आपको वाहन क्रिया करने का वैदिक पद्धति से विचार बताया जा चुका है, उसका भी विवरण यहाँ पर देंगे। और विशेषकर जब हम वाहन की डिलीवरी लेते हैं, वाहन की चाबी लेकर और वाहन को स्टार्ट करके चलते हैं, उस समय का विशेष विचार किया जाना आवश्यक होता है। क्योंकि वाहन खरीदने में प्रक्रिया एक दिन की भी हो सकती है, 2 दिन की भी हो सकती है, अधिक की भी हो सकती है, लेकिन वाहन की डिलीवरी कब ली जाए जो हमारे लिए हितकर हो, लाभकर हो और संतोष व सुख प्रदान करने वाली हो। तो आज की कक्षा में इसी बात पर विचार किया जाएगा। क्योंकि अशुभ समय पर, अशुद्ध समय पर लिया गया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है, बार बार खराबी के कारण धन की हानि करा सकता है, घर में आने के बाद धन की हानि हो सकती है, या अन्य कोई भी ऐसे कारण हो सकते हैं जिससे हमारे लिए वह शुभ फल प्रदान करने वाला ना हो। वाहन क्रिया के लिए बताया गया है कि मंगलवार को त्याग कर अन्य किसी भी दिन वाहन को खरीदा जा सकता है। उनमें सद तिथि का प्रयोग करें। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और रेवती नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो रहा हो, यह देख लिया जाए। तीनों बातें शुभ होती हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा कम से कम 2 वस्तु तो शुद्ध होनी ही चाहिए, नक्षत्र और तिथि तो शुभ हों। उनमें एक दिन का शुभ हो तो कम से कम नक्षत्र तो शुभ होना ही चाहिए। चंद्रमा की राशि से, जो नाम राशि है, उससे चतुर्थ और अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर नहीं होना चाहिए। इसका भी विशेष विचार कर लेना चाहिए। इसके बाद हम शुभ नक्षत्र का विचार कर लेते हैं कि जिस दिन हमें वाहन क्रिया करना है उसमें अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, रेवती का विचार कर लेते हैं। तो अब हमें आगे क्या विचार करना चाहिए केपी कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के आधार पर कि हम एक शुभ समय का निर्धारण कर सकें। वैसे वैदिक पद्धति में कहा गया है कि द्विस्वभाव लग्न में जब लग्नेश बलवान हो, 3, 6, 11 में पाप ग्रह हों, केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हों, तो ऐसे समय में कोई भी कार्य किया जाना शुभ होता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष के आधार पर कि हमें शुभ लगन का निर्धारण कैसे करना चाहिए जब हमें वाहन की डिलीवरी प्राप्त करनी हो। इसको ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर और बाद में एक उदाहरण के आधार पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। नक्षत्र, दिन और शुभ तिथि में न्यूनतम 2 बिंदु शुद्ध होने चाहिए। और वाहन की जब हम डिलीवरी ले रहे हों तो चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में हो जो चतुर्थ भाव का या एकादश भाव का कार्य बन रहा हो, यानी कि वह ग्रह वहाँ पर बैठा हो, उसका स्वामी हो, या वहाँ बैठने वाले या उसके स्वामी ग्रह के नक्षत्र में विराजमान हो। तो ऐसे नक्षत्र का हम विचार करें कि जब चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में गोचर कर रहा हो, लेकिन वह कार्य तृतीय या दशम भाव का कार्य नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा चंद्रमा द्वितीय, चतुर्थ या एकादश भाव के कार्य के उपनक्षत्र में गोचर कर रहा हो, तो यह भी एक काफ़ी समय तक हो सकता है। और उस दिन विशेषकर जो लगन का निर्धारण है वह परम आवश्यक हो जाता है कि जब हम डिलीवरी ले रहे हैं तो लगन ऐसे नक्षत्र में हो जो द्वितीय, चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी बनने हो, कार्य बनने हो, वहाँ पर विराजमान हो रहे हों। अर्थात लग्न की राशि और लग्न का नक्षत्र और उपनक्षत्र द्वितीय, चतुर्थ,
या एकादश का कार्य होना चाहिए। लेकिन उस समय का जो उपनक्षत्र है उसका विशिष्ट विचार करना आवश्यक हो जाता, क्योंकि जो उपनक्षत्र स्वामी है, जिस समय हम डिलीवरी ले रहे हैं, तो वह उपनक्षत्र स्वामी तृतीय, छठवें, 9वें या 12वें भाव का कार्य नहीं होना चाहिए। यानी नक्षत्र के आधार पर, राशि के आधार पर, स्थिति के आधार पर, आधिपत्य के आधार पर, नक्षत्र स्वामी के आधार पर किसी भी प्रकार से जो उस टाइम लगन का उपनक्षत्र पति होगा उसका तीसरे, छठवें, 9वें और 12वें भाव से संबंध नहीं होना चाहिए। और इसी बात का विचार हम चंद्रमा के उपनक्षत्र पति से भी कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि तृतीय से उसका संबंध होगा तो निश्चित रूप से वाहन की चोरी के संकेत बनेंगे, देर सवेर वाहन चोरी हो जाएगा। यदि 9वें भाव से उसका संबंध बनेगा कार्य इसके आधार पर, जो उपनक्षत्र पति है चंद्रमा का या लगन का, तो वाहन की हानि होगी, वाहन बार बार खराब होगा, बार बार गैराज में जाएगा और उस पर धन का खर्चा होता रहेगा और वाहन से सुख और संतोष की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। यदि छठवें भाव से उसका संबंध बनता है, यानी वह छठवें भाव का कार्य बनता है, लगन का चंद्रमा का नक्षत्रपति, तो उस वाहन से दुर्घटना होने के भय बने रहेंगे। यदि द्वादश भाव का कार्य बनता है तो चोरी के द्वारा वाहन की धनहानि हो सकती है, वाहन की चोरी हो सकती है, अथवा अन्य किसी प्रकार से उस वाहन के द्वारा धन हानि हो सकती है, या घरेलू कार्यों में, व्यवसाय में भी धन हानि के संकेत बन सकते हैं। यानी वाहन पर किया गया निवेश और भी ज़्यादा व्यय कराने की स्थिति में आ जाता है। तो हमें विचार करना चाहिए कि चंद्रमा का उपनक्षत्रपति और लगन का उपनक्षत्रपति 3, 6, 9, 12 के कार्य से ना बन रहे हों, वहाँ पर ना बैठे हों, उनकी राशि स्वामी ना हो और उनके नक्षत्र स्वामी भी 3, 6, 9, 12 भावों में विराजमान ना हो। जिस समय हम वाहन की डिलीवरी ले रहे हैं उस समय के लगन के अनुसार। अब एक उदाहरण के साथ इसे समझने का प्रयास करते हैं कि जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को हम कैसे लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मीन लगन की कसपर कुंडली एक आपके सामने है, उनके ग्रहों के स्पष्ट नक्षत्र और उपनक्षत्र भी आपके सामने दिए हुए हैं। तो क्योंकि जिस नक्षत्र में हमें वाहन खरीदना चाहिए, यानी जिस नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर हो, तो हमें विचार करना है कि वह चतुर्थ भाव का कार्य हो या एकादश भाव का कार्य हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि चतुर्थ भाव में और एकादश भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है। अतः हम चतुर्थ भाव के स्वामियों को लेते हैं, एकादश भाव के स्वामी को लेते हैं, तो जो बुध और शनि बनते हैं। और बुध यहाँ चतुर्थेश है, अतः चतुर्थ का प्रबल कारक है, कार्येश है। शनि भी एकादश का कार्येश है, लेकिन वह 12वें भाव का भी कार्येश बन गया है, इसलिए शनि को हम त्याग देंगे। बुध का हम अवश्य विचार करेंगे, बुध चतुर्थेश है। बुध के नक्षत्र में देखते हैं क्या कोई ग्रह बैठा है, तो बुध के नक्षत्र में मंगल बैठी हैं, तो मंगल के नक्षत्र का भी हम विचार कर सकते हैं। तो बुध के रेवती नक्षत्र और मंगल के मृगशिरा नक्षत्र में जब चंद्रमा का गोचर हो तो ये दो नक्षत्र इस जातक के लिए वाहन खरीदने के लिए शुभ नक्षत्र हैं। इनमें इसे वाहन खरीदना चाहिए, क्योंकि शनि 12वें घर का स्वामी है, इसलिए उसे विचार नहीं कर सकते। तो इसमें मृगशिरा का उपयोग कर सकते हैं, रेवती नक्षत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि लगन किसकी होनी चाहिए। तो लगन चंद्रमा की हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा बुध का राशि स्वामी है और लगन में विराजमान है। लगन मंगल की हो सकती है, क्योंकि मंगल का भी प्रभाव है नक्षत्रपति के आधार पर, क्योंकि बुध के नक्षत्र में वह विराजमान होकर कार्य बनता है चतुर्थ भाव का। हालांकि वह नवमेश भी है, लेकिन उसका विचार हमें उपनक्षत्र पत्नी में करना चाहिए। नक्षत्र में उसका विचार हम कर सकते हैं।
राशि में उसका विचार कर सकते हैं। तो यहां पर बुध और मंगल दो ग्रह ऐसे हैं कि उनकी राशि लिया जा सकता है, उनका नक्षत्र भी लिया जा सकता है लगन बनाने के लिए। तो लगन मंगल की हो सकती है, चंद्रमा की भी हो सकती है, या बुध की हो सकती है। लगन गुरु की भी ले सकते हैं, क्योंकि गुरु यहाँ पर लग्नेश है। लेकिन गुरु के नक्षत्र और उपनक्षत्र पति का विचार नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ पर दशमेश भी है और गुरु नवम भाव में बैठा है। तो इस प्रकार से हम मिथुन राशि का, कर्क राशि का, कन्या राशि का, वृश्चिक राशि का, धनु और मीन राशि का विचार कर सकते हैं। और इनमें जितने समय के लिए बुध के या मंगल के नक्षत्र आ रहे हों तो उनका विचार कर सकते हैं। अब उनमें मंगल और बुध के ही उपनक्षत्र का विचार करेंगे, क्योंकि सूर्य का विचार नहीं कर सकते इसमें। उपनक्षत्र पति के लिए सूर्य छठे भाव में बैठकर षष्ठेश हो रहा है, उसका कार्येश भी हो रहा है। शुक्र का विचार नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र इसमें तृतीय भाव का कार्येश हो रहा है। शनि का विचार नहीं कर सकते एकादशेश होने पर भी, क्योंकि वह 12वें भाव का कार्येश हो रहा है। मंगल के उपनक्षत्रपति का भी विचार नहीं कर सकते, क्योंकि मंगल भी यहाँ नवम भाव का कार्येश है। बृहस्पति के उपनक्षत्रपति को कार्येश नहीं लेंगे, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में विराजमान है। अब हम राहु का विचार करते हैं। क्या राहु का उपनक्षत्रपति ले सकते हैं? तो राहु सूर्य के नक्षत्र में है, तो राहु का उपनक्षत्र भी हमें नहीं लेना है। अब हम केतु का विचार करते हैं। केतु का नक्षत्र लिया जा सकता है उपनक्षत्र के रूप में, तो क्योंकि वह शनि के नक्षत्र में है, इसलिए केतु को भी विचारणीय नहीं किया जाएगा। मंगल के राशि और नक्षत्र को हम विचारणीय कर सकते हैं, लेकिन मंगल को उपनक्षत्र के आधार पर विचार नहीं करेंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पर नवम भाव का स्वामी हो रहा है। अतः उपनक्षत्रपति के लिए केवल बुध का ही विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा भी मंगल की राशि में विराजमान है, केतु के नक्षत्र में है। इसलिए मंगल की राशि ली जा सकती है, बुध की राशि ली जा सकती है लग्न के रूप में। मंगल और बुध के नक्षत्र भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उपनक्षत्र के आधार पर केवल और केवल बुध के उपनक्षत्र का विचार करें, जो सॉफ्टवेयर में आप गणना के द्वारा देख सकते हैं, अथवा किसी योग्य ज्योतिषी से उसकी सलाह ले सकते हैं। इस प्रकार से वाहन क्रिया करने का, वाहन की डिलीवरी लेने का एक उचित समय हम ज्ञात कर सकते हैं। अतः आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।